अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थर्ड एंगल और मैं हूं सलमा इम्तियाज। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन का रोजगार इसी सेक्टर से वाबस्ता है। 2021 का स्टैटिस्टिकल डेटा के मुताबिक जीडीपी में इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 22.67% रहा और इस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रिसिशन एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी काम किया है, जिसमें जो मेन रोल है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी केपी में कहाँ यूज़ हो रही है, इसकी अवेलेबिलिटी और सप्लाई के ऊपर भी बात करेंगे और जो फार्मर्स हैं उनका इस टेक्नोलॉजी की तरफ रिस्पॉन्स क्या है। मैं अपने गेस्ट्स इंट्रोड्यूस करूंगी। मेरे गेस्ट हैं साद फरीद, ही इज़ द CEO ऑफ ड्रोन रोबोटिक्स और मैं उनको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मेरे सेकंड गेस्ट है अदनानुद्दीन और ये है डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट NIC पेशावर, उनको भी वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप दोनों प्रोग्राम में आए। और सबसे पहले साद मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और ज़रा अपने इस स्टार्टअप के बारे में भी बता दें। जी शुक्रिया। मैं एक इंजीनियर हूँ बेसिकली। आई डन माय बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की है पेशावर से। अच्छा। और देन आई डिड माय मास्टर्स। तो फिर मैंने मास्टर्स किए फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन ड्रोन्स। तो बेसिकली मेरी स्पेशलाइजेशन ही ड्रोन्स के अंदर है और 2021 में मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है फ्रॉम JIK इंस्टीट्यूट। ठीक है। आफ्टर दैट तो फिर मैंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर जॉब्स कि मैं जॉब्स ढूंढता फिरूं और जो है वो डिफरेंट कंपनीज के पास जाऊं और उनको रिक्वेस्ट करूं कि मुझे जॉब दे दें, मैंने अपनी कंपनी खुद स्टार्ट कर ली। अच्छा। तो ड्रोन रोबोटिक्स जैसे ही मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली ड्रोन रोबोटिक्स। ये कब स्टार्ट की? ये 2021 में अच्छा। जून जुलाई के मंथ के अंदर स्टार्ट की। तो इस कंपनी में बेसिकली हम ड्रोन्स बनाते भी हैं और ड्रोन्स की डिफरेंट सर्विसेज भी देते हैं। अच्छा। स्पेशली हमने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं जो कि एग्रीकल्चर में फार्मर्स की जो ज़मीन होती है उसके ऊपर स्प्रे करने के लिए हमने बनाए हैं। काफ़ी बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं जिनके साथ हम फार्मर्स की ज़मीन के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। और आपके टीम मेंबर्स कितने हैं? हमारे पास जो टोटल हम 6 लोग हैं, जिनमें से 3 हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो फुल टाइम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर हमारे पास 2 PhD डॉक्टर हैं, एक हमारे साथ फुल टाइम, एक हमारे साथ जो है वो पार्ट टाइम में होते हैं, एज हमारे पार्टनर भी हैं, और फिर एक हमारे एडवाइजर हैं, और फिर इसी तरह हमारे पास एक और दुबई से हैं, वो हमारे एज अ मेंटोर हैं। अच्छा। तो टोटल हम 4 से 6 बंदों की टीम है। 6 बंदों की टीम है। अच्छा, सही है। अच्छा अदनान, आपसे मैं पूछूंगी कि आप NIC के साथ कब से हैं और क्यों आपने ज्वाइन किया और NIC का जरा रोल बताएं। ठीक है जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। बेसिकली नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर जो है वो फेडरल हुकूमत का एक फंडेड प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम का जो है एक मातहत इदारा है इग्नाइट, जो इसको जो है वो फंड करती है। अक्रॉस पाकिस्तान अगर हम NICs की बात करें तो टोटल ऑफ नंबर्स ऑफ NICs जो है वो 7 NICs हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर की अगर हम बात करें तो 2018 में जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई। अब तक 5 साल हो चुके हैं NICs को और NIC पेशावर को, और हमने अब तक जो है वो 10 कोहर्ट जो है वो इंक्यूबेट कर चुके हैं। अभी जो है हमारी 11th कोहर्ट है। अच्छा, आपने कब से ज्वाइन किया ये? इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल से जो है मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर में जो है बतौर जो है डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट काम कर रहा हूँ। अच्छा। उसके साथ जो है वो आउटरीच भी है, मैं साथ साथ देखता हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा साथ ज़रा अपना ये ऑफिस लोकेशन के बारे में बता दें और अपने इस स्टार्टअप के लिए आपने कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया, किन किन ने आपको सपोर्ट किया? ठीक है, हमारा ऑफिस स्वाबी के अंदर है, JIK इंस्टीट्यूट के अंदर। तो बेसिकली मैं JIK इंस्टीट्यूट से ही पढ़ा हूँ। तो फिर उसके बाद JIK इंस्टीट्यूट के साथ मिलके इन एग्रीमेंट, तो मैंने उनके साथ मिलके ये ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया और 1 साल तक मैं JIK के अंदर ही इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को बनाता रहा। और अभी ये मैच्योर हो चुकी है और अभी हमने इसको कमर्शलाइज भी कर लिया है। और देन उसके बाद NIC पेशावर में इंक्यूबेट हो गया हमारा स्टार्टअप। अच्छा। और अभी हम पेशावर से भी ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा ऑफिस NIC पेशावर में भी है। अच्छा। और बेसिकली जो हमारी मेन पार्टनरशिप है इंस्टीट्यूट के साथ, वो JIK इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो आपका एक ऑफिस JIK में है और एक यहाँ पे भी और है, एक पेशावर में। अच्छा, तो आप दोनों जगहों पे
ऑपरेट कर रहे हैं? हमारा एग्रीकल्चर का सेटअप है, तो मेन जो एग्रीकल्चर हब है वो बेसिकली केपीके की स्वाबी, मर्दान और ये चरसदा वाला रीजन है। तो इस बेल्ट को कैच करने के लिए और इस बेल्ट के फार्मर्स तक अप्रोच करने के लिए एक हमने अपना स्वाबी में भी ऑफिस रखा हुआ है, और फिर सेकेंडली हमने पेशावर में भी ऑफिस है हमारे पास, ताकि हम जो हमारा सिटी एरिया है वहाँ तक हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सकें। ठीक है, ठीक है। अच्छा अदनान, आपने कोहर्ट्स की बात की है ना, अभी तक कितने हो चुके हैं, और यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ठीक है, बेसिकली अब तक जो है 2018 में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2018 में एनआईसी पेशावर की बुनियाद रखी गई, अब तक 10 कोहर्ट जो है वो इंक्यूबेट कर चुके हैं। अच्छा। एक कोहर्ट जो है वो 6 मंथ्स जो है उसका दौरानिया होता है। अच्छा। हाँ, अभी 1 जनवरी से जो है वो हमारी 11 कोहर्ट की एप्लीकेशंस भी ओपन है। तो आपके प्रोग्राम के तवसुत से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनके पास कोई क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज हो, तो बेसिक एनआईसी पेशावर में वो अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े बहुत मैं यहाँ एनआईसी पेशावर के रोल के बारे में बताना चाहता हूँ कि हुकूमत ने क्यों ये समझा कि एनआईसीज होने चाहिए। आपको पता है कि जिस कदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिस तरह साथ ने भी बात की कि बजाय वो जॉब हंटिंग की तरफ जाने के बजाय इन्होंने अपने एक बिजनेस शुरू करने का जो है फैसला किया। तो हुकूमत का भी बेसिकली विजन यही है कि बजाय नौकरियों की तरफ जाएं, खुद हमारी यूथ जो है कोई कंपनी बनाए, कोई स्टार्टअप्स बनाए, ठीक है, ताकि उससे जो है वो एट द एंड आपकी जो है मईशत भी मुस्तकिम होगी और उस नौजवान को भी फायदा होगा। सो बेसिकली जो है वो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है अक्रॉस पाकिस्तान, उसको अपलिफ्ट करने के लिए जो है वो हुकूमत का ये विजन है कि इसको अपलिफ्ट किया जाए, ताकि एट द एंड जो है हमारी जो है मईशत जो है वो मुस्तकिम हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये जो एनआईसी है, जो इसमें जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, अब देखें जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि एडमिशन के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है कि स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए कि उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाए, उसका क्राइटेरिया क्या है? जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फर्स्ट साल में जो है वो 2 दफ़ा इंक्यूबेट करते हैं, हम 2 कोहर्ट्स लेते हैं। अभी जिस तरह 11 कोहर्ट के एप्लीकेशंस ओपन है, तो बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, थ्रू आउट द मंथ हम कैंपेन चलाते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ आइडियाज आते हैं, 500-600 जो है हमारे पास आइडियाज आते हैं पर कोहर्ट। उसमें जो है हम इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं, जो हमें लगते हैं कि ये जो है मतलब एक अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं, उनको बुलाते हैं अपने पास, उनके साथ 1-on-1 मीटिंग करते हैं हर एक स्टार्टअप के साथ जो रिलेवेंट हो। फिर उसके बाद उस फेज के बाद फिर जो सेकंड राउंड है उसमें बेसिकली पिचिंग होती है। हम उनको एक पिच डेक देते हैं, वो उस पिच डेक पे जो हमारे सवालात होते हैं वो उन सवालात के जो भी प्रेजेंटेशन बना के आते हैं, तो फिर जो है सेकंड राउंड में पिचिंग होती है। फिर जो है हम उसमें से जो है 20-25 स्टार्टअप जो है वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, और 6 मंथ जो है फिर उनकी जो है वो ट्रेनिंग होती है एनआईसी पेशावर में। अच्छा, तो यानी कि 600 एप्लीकेशंस में से आप कह सकते हैं कि 20-25 जो है वो क्वालिफाई करते हैं। जो स्टार्टअप्स हैं हम उनको जो है वो इंक्यूबेट करते हैं। अच्छा, और ये उनके आइडिया पे डिपेंड करता है कि वो आइडिया कितना स्ट्रांग है, और साथ में उन्होंने उस आइडिया के ऊपर जितना थोड़ा बहुत काम किया हुआ। जी, बेसिकली क्राइटेरिया जिस तरह आपने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक 3 टाइप के चीजें आती हैं, या वो आइडिया स्टेज होता है, या वो प्रोटोटाइप होता है, या वो प्रोडक्ट होता है, या सर्विस तैयार होती है, ठीक है, जो मार्केट में लॉन्च करनी होती है, ठीक है। अच्छा। तो ऑब्वियसली हर कोई प्रेफर ये करता है कि अगर प्रोडक्ट तैयार हो तो लॉन्च करने में आसानी होती है, लेकिन हमारी जो एनआईसी पेशावर की जो खूबसूरती है कि हम जिनके पास आइडिया भी होता है हम उनको भी इंक्यूबेट करते हैं। अच्छा। हाँ, ताकि वो जो है उनको दर बदर की ठोकरी ना खाना पड़े, और एनआईसी पेशावर वो प्लेटफॉर्म उनके लिए बनता है, उनको तमाम जो है सहूलियात वहां दी जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, साथ देखें ये जो ड्रोन रोबोटिक्स है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बता दें, और बेनिफिट्स ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, इसको फिर हाईलाइट करें। ठीक है, ड्रोन रोबोटिक्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये स्टार्ट क्यों किया हमने और इसका मकसद क्या है। तो ड्रोन रोबोटिक्स जो हमारा स्टार्टअप कंपनी है, इसको बेसिकली स्टार्ट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स को आम किया जाए। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड ड्रोन्स बहुत ज़्यादा कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और बहुत जो ममालिक हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे है, तो इसी तरह ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में भी पीछे है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में ड्रोन्स को बड़ी सतह के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, हमारे एग्रीकल्चर में भी ड्रोन्स यूज हो रहे हो। अच्छा। ताकि एग्रीकल्चर हमारा इंप्रूव हो सके। फिर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी ड्रोन्स यूज हो रहे हो ताकि इंडस्ट्रीज का काम एफिशिएंटली किया जा सके। ठीक है। फिर हमारी जो इंस्पेक्शंस होती हैं, डिफरेंट किस्म की मैपिंग्स होती हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसमें भी दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ी सतह पे ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है, बेसिकली हमारी कंपनी का और हमारे स्टार्टअप का मकसद ये है कि हम ड्रोन्स को हर उस जगह यूज करें जहाँ पे दुनिया ऑलरेडी उन्हें यूज कर रही है। ठीक है। और एक और जो हमारा मकसद है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम पाकिस्तान में ड्रोन्स को लोकली बनाएं,
क्योंकि ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत महंगी भी है, ठीक है, बहुत मुश्किल भी है, हर कोई इसको समझ नहीं सकता। और फिर इसके साथ साथ जब ये ड्रोन्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर इसकी मईशत को बड़ा एक दचका पहुंचता है, क्योंकि ये बहुत महंगी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ड्रोन्स को बनाएं ताकि उसका कॉस्ट ताकि उसकी रिड्यूस कॉस्ट भी कम आ जाए रिड्यूस हो और जाए। फिर हमें पैसे भी बाहर ना भेजने पड़े। हाँ। और फिर हमारे पास उसकी एक्सपर्टीज भी हो, ठीक। हम अपने लोगों को ट्रेन भी कर सकें और हम यही सर्विसेज हम कल एक्सपोर्ट भी कर सकें। ठीक कई है, हमारे पास ड्रोन बने हुए, हम कल जो है वो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट ममालिक हैं जिनको ड्रोन चाहिए, अभी भी हमें जो है ये डिफरेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे ये हमारी नाइजीरिया हो गया, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, ये हमें अप्रोच करते रहते हैं कि हमें आपके ड्रोन चाहिए तो आप हमें पहुंचा सकते हैं या नहीं। अच्छा, ठीक तो है, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में इनको तैयार करें। अभी हम इसके ऊपर कुछ वर्किंग कर रहे भी हैं, इसको लोकलाइज करने के ऊपर, स्पेशली जो हमने एग्रीकल्चर ड्रोन तैयार किए, हाँ, तो ये हमने पाकिस्तान में लोकल सतह पे इसको असेंबल किया। ठीक है, इसको पूरे को पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने के ऊपर भी हमने काम स्टार्ट किया हुआ है कि इसकी जो बॉडी होती है स्क्रैच हो जाए, फ्रॉम द स्क्रैच हो जाए, लेकिन अच्छा। उसमें काफी सारा टाइम लगेगा क्योंकि इसके लिए बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए होती ठीक है। है। तो हमने स्टार्ट किए लोकल असेंबली से, ठीक है, फिर उसके बाद आराम आराम से हम इसकी मजीद लोकलाइजेशन भी करेंगे ताकि पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी तैयार हो और फिर इस टेक्नोलॉजी को हम बाहर बेचें, और बाहर बेचेंगे तो हमारे मुल्क में डॉलर्स आएंगे, पैसा आएगा, हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। तो बेनिफिट्स इन एग्रीकल्चर, इसके बारे में बताएं। मैं एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताता चलूं तो पाकिस्तान में, जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है और बहुत ज्यादा लोगों का दारोमदार इसके ऊपर हाँ, है। बिल्कुल, ज्यादातर लोग हमारे किसान हैं, या किसानों के साथ मिलके वो जो हमारी फसलें हैं उनमें मजदूरी करते हैं, उधर गोडी वगैरह करते हैं, सारे काम करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो इस तरह उनका जो है वो रोजी लगी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में एक इशू ये है कि बहुत पुराने तरीकों से एग्रीकल्चर को लेके जाया जा रहा है, इसी वजह से हम अभी भी जो हमारी ज़राअत है उसमें हम जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए, हमने अभी भी चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि हम बहुत पुराने तरीके से ज़राअत का काम करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में यूज़ करें, स्पेशली हमारे पास जो भी ड्रोन्स हैं उसके साथ हम जो हमारा स्प्रे का काम होता है हम वो स्प्रे का काम करवा रहे हैं उससे। अच्छा। तो बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं उनमें हम स्प्रे डालते हैं, पानी और स्प्रे का मिक्सचर बना के डालते हैं और वो ऑटोमेटिकली उड़ते हैं और सारी की सारे फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं। ठीक है। इससे फायदा ये होता है कि जो हमारा ड्रोन है वो एक दिन में इतना काम कर सकते हैं जितना एक इंसान 7 दिनों में करता है, तो वो एक इंसान से 7 गुना ज्यादा तेज है। तो हमारी जो फसल है वो खराब नहीं होती क्योंकि उस पर जल्दी जल्दी से स्प्रे हो जाता है। पानी की 70 से 80% बचत होती है, इसमें केमिकल की 10 to 15% बचत हो जाती है इसमें। फिर इसके बाद इसमें कम लोग इस्तेमाल होते हैं क्योंकि स्प्रे का काम ऐसा है कि ये असल में इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की सेहत खराब हो जाती है। ठीक है। तो इस सारे नुकसानात को खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ड्रोन्स को इस्तेमाल करें और हमारे किसान भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें ताकि वो अपनी पैदावार में इजाफा कर सकें, इससे उनका ज़रिए मुबादला जो उनकी इनकम है उसमें भी इजाफा होगा और उनकी लाइफस्टाइल अच्छा होगा बेसिकली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अदनान, ये जो NIC है क्या ये प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली फंड भी करता है? ठीक है, NIC पेशावर जो है वो जो स्टार्टअप्स आते हैं उनको डायरेक्टली फंड तो नहीं करता, लेकिन इन्वेस्टर्स के साथ जो है वो उनको कनेक्ट करता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं। बेसिकली हमारा जो जिस करिकुलम को हम फॉलो करते हैं वो बेसिकली दुनिया की वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जो है वो सीड इंक्यूबेटर है, FI फाउंडर इंस्टीट्यूट, उसके करिकुलम को हम फॉलो करते हैं। ना सिर्फ वो करिकुलम हम फॉलो करते हैं जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन, किस तरह आपने उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना है, ना सिर्फ हम उस पर बात करते हैं, उसके अलावा जो है जो भी हमारा स्टार्टअप है साथ बैठा हुआ है, साथ को भी एक स्पेसिफिक एक कोच जो है वो असाइन होता है। अच्छा। जो भी उसकी इंडस्ट्री होगी उसी रिलेटेड एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो कोच हम उसको असाइन करते हैं। अच्छा। और पर मंथ जो है हर एक महीने में जो है 2 दफा उनके साथ मुलाकात होती है कोच की और फिर उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स दी जाती हैं उसी तरह जो है इनको भी असाइनमेंट्स दी जाती है कि आपने अब ये करना है, अब ये करना है, तो उनको जो है वो फिर उस KPIs के बेस पे, ये जरूरी नहीं कि वंस यू आर इंक्यूबेटेड एट NIC पेशावर के आप जो है वो ग्रेजुएट हो, आपने वो KPIs बेसिकली वो पूरे करने हैं, ठीक है, उसके बाद जो है फिर जाके आप ग्रेजुएट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ही मैं कहूंगी ना, स्टूडेंट्स भी आते हैं, सब कह देना, स्टार्टअप यहाँ पे जो आ रहे हैं, हम एक मेरे आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि जो कम उम्र हमारे पास जो स्टार्टअप है वो 15 साल उम्र है उसकी, और जो हमारे साथ जो है मतलब उम्र अगर ज्यादा है वो 65 ईयर के जो है वो डॉक्टर हैं। तो ये कि मतलब इस तरह कोई नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, हमारे पास 65 उम्र के जो है वो लोग भी आते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। सो एज की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, एज की लिमिट नहीं है। मैं ये पूछ रही थी कि देखें जो यहाँ पे NIC अप्रोच कर लेता है, आपकी सर्विसेज लेना शुरू हो जाता है, आप कह रहे हैं कि 6 months ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड है,
उसमें उन लोगों को वो एक करिकुलम जो आप कह रहे हैं FI वो फॉलो करवाया जाता है। तो क्या वो लोग वीकली कितना आते हैं, क्या डेली तो नहीं आते होंगे? ज़रूरी नहीं है कि ये हमने जिस तरह यूनिवर्सिटी में होता है कि आपने डेली आना होता है, हाँ। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टअप जो है वो डेली आए, ठीक अच्छा। है। लेकिन कुछ हैं, मैंने जिस तरह आपको बताया KPIs उनकी होती हैं, महीने में 2 FI सेशंस होते हैं जो उन्होंने लाजमी लेना होता है। अच्छा, हमने इवन स्टार्टअप्स की सहूलत के लिए हमने ये किया है कि कोई फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप नहीं आ सकता तो हम वही FI सेशन उनके लिए जो है वो ऑनलाइन भी हम जो है वो मतलब कैमराज वगैरह हमारे ऑन होते हैं। अच्छा। तो वो स्टार्टअप हमारा जो ट्रेनर होता है जो वो आता है NIC पेशावर, वो स्टार्टअप घर में भी फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से वो घर वो नहीं आ सकता, तो वो ऑनलाइन भी जो है वो सेशन अटेंड कर सकता है। जिस अभी FI सेशंस है वो लाजमी अटेंड करने, जो आपको कोच असाइनमेंट्स देता है वो असाइनमेंट्स जो है वो इतने कोई मुश्किल नहीं होते, बेसिक ही होती है जो उसके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए काफी मुफीद होती है। तो वो असाइनमेंट्स पूरी करता है, तो रेगुलरली आना जरूरी नहीं है। अच्छा। हम जिस तरह साथ ने कहा इनका ऑफिस जो है वो एक NIC पेशावर में, तो हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं हम जो है वो उनको स्पेस देते हैं NIC पेशावर में। एज अ ऑफिस जो है वो बेसिकली वो ऑपरेट करते हैं, NIC के फैसिलिटीज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सही है। और ग्रेजुएशन के लिए जो यानी कि जो क्राइटेरिया है, अब देखें स्टार्टअप आ गया, आप लोगों के साथ वो इंक्यूबेट हो गया, 6 मंथ्स उसने गुजारने हैं, 6 मंथ्स के बाद फिर उसका वो एक्सेलरेशन फेज आता है। उसको हम प्लस प्रोग्राम भी कहते हैं, एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ज़रूरी नहीं है, अब हमारे अब तक 170 स्टार्टअप्स हमारे पास जो है अब तक इंक्यूबेट कर चुके हैं हम, ऑलमोस्ट 200 स्टार्टअप्स हम इंक्यूबेट कर चुके हैं। उनमें 65 to 70 स्टार्टअप्स जो है वो ग्रेजुएट हो गए हैं, ठीक है। तो बाकी स्टार्टअप्स अभी उनको ग्रेजुएट होना बाकी है। क्यों? अच्छा। KPIs जिससे मैंने आपको बात की, वो KPIs नहीं पूरे किए उन्होंने। अच्छा। ठीक है, वो वक्त के साथ साथ फिर वो पूरे हो जाते हैं, कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है वो ग्रेजुएट हो। प्लस एक्सेलरेशन जो प्रोग्राम जो आपने बात की, जो आपने क्वेश्चन पूछा, बेसिकली जिस तरह मैंने आपको कहा कि 6 मंथ्स में हम जो है उनको ये करिकुलम जो है वो उनको फॉलो करवाया जाता है। ठीक है। एक्सेलरेशन जो प्रोग्राम है उसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि स्टार्टअप्स को जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ जो है वो हम कनेक्ट करते हैं, उनको जो है हम ग्लोबल एक्सपोजर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अभी रिसेंटली आपको पता है दुबई एक्सपो हुआ, उसमें हमारे 4 स्टार्टअप्स गए। अच्छा। अभी जाइटेक्स ग्लोबल हुआ जिसमें पूरी दुनिया भर से जो है टेक रिलेटेड जितने भी या जनरल आपके स्टार्टअप्स थे वो वहां गए। इग्नाइट अपना हुकूमत पाकिस्तान ने अपना एक पेविलियन था, उसमें जो है NIC पेशावर की तरफ से जो है ब्रेथ ने जो है उसमें नुमाइंदगी की जाइटेक्स ग्लोबल में। अभी रिसेंटली फ्यूचर फेस्ट हुआ था लाहौर में, उसमें हमारे जो है वो 4 स्टार्टअप्स गए। तो ना सिर्फ उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि एक्सपोजर भी जो है वो स्टार्टअप्स को बिल्कुल मिलता है। अच्छा, सही। साथ मैंने आपसे पूछा था ना कि जो बेनिफिट्स ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, अब जिस तरह स्प्रे ऑफ फर्टिलाइजर है, फिर साथ में एरियल सर्वेलेंस है, फिर साथ में क्रॉप मॉनिटरिंग, मैपिंग, मैकेनिकल पॉलिनेटर्स भी उसका भी ये काम कर सकते हैं और फिर उसके साथ जो है प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल हेल्थ भी है। तो यानी कि ये ड्रोन के जरिए जो है जो स्प्रेज वगैरह होते हैं उसकी वजह से सॉइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन प्लांट्स के ऊपर जो दवाई या केमिकल चाहिए वो उसको पहुंच जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह होता है। क्योंकि ड्रोन्स के साथ जब स्प्रे की जाती है तो स्प्रे में बहुत हम पानी की बहुत कम मिकदार यूज़ करते हैं। अच्छा। तो हमारा जो स्प्रे होते हैं वो बेसिकली जो हमारा प्लांट है, जो हमारा पौधा है, उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके पत्तों के ऊपर, और जो उसने एक्शन लेना है बेसिकली अगर उसने किसी कीड़े को मारना है या किसी फंगस को खत्म करना है, वो फंगस को खत्म करता है और उधर ही वो यूज अप हो जाता है। ठीक है। तो इससे ये होता है कि हमारी सॉइल भी प्रिजर्व रहती है और एक्सेसिव हम केमिकल भी कहीं पे यूज नहीं करते, क्योंकि जब मैनुअल तरीके से स्प्रे की जाती है तो उसमें ये होता है कि क्योंकि बंदा चल रहा है उसे पता नहीं होता कि मैंने इस एरिया में पहले स्प्रे किया या नहीं किया, तो अक्सर वो एक जगह पे 2-2 बार स्प्रे कर देते हैं, तो उस जगह की जो सॉइल है वो डैमेज हो जाती है। हमारे जो ड्रोन हैं ये फुली ऑटोमेटिक हैं, इनको कोई पायलट उड़ा रहा नहीं होता। अच्छा। इनमें हम बेसिकली इनको गूगल में जाके गूगल मैप में हम इसको एरिया बता देते हैं कि ये क्रॉप है, ये फसल लगी हुई है यहाँ पे, ये खुद ऑटोमेटिकली उड़ता है, वहां पे जाके स्प्रे करता है। कहीं से अगर इसका लिक्विड खत्म हो जाता है या बैटरीज की कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली ये वापस आ जाता है और फिर इसमें हम दोबारा रिफिल करते हैं और फिर ये दोबारा जाके उधर से कंटिन्यू करता है। तो इसमें ये होता है किसी भी एरिया पे डबल स्प्रे नहीं होती, तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी डैमेज नहीं होती। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि प्लांट की हेल्थ इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए, इसके लिए भी ड्रोन एग्जिस्ट करते हैं, काफी कंपनीज उसके साथ भी काम कर रही हैं। तो बेसिकली हम स्प्रेइंग का काम करते हैं और अगर किसी को मॉनिटरिंग का और इंस्पेक्शन का, हेल्थ का काम करवाना हो, वो हमारी पार्टनर कंपनीज है, तो हम उनके साथ मिलके ये काम करवा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो क्वाडकॉप्टर्स हैं वो फिर यानी कि वो पॉलिनेशन का काम करते हैं? जी हाँ,
इसमें डिफरेंट आते हैं, क्वाडकॉप्टर्स, हेक्साकॉप्टर्स, ऑक्टाकॉप्टर्स। अच्छा। तो वो ही पॉलिनेशन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। जो आजकल ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह हमारा अपना ड्रोन भी है, तो वो एक ड्रोन 3 4 कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। उसके साथ स्प्रे भी किया जा सकता है। हाँ। अगर उसके साथ पॉलिनेशन करनी है या सीडिंग करनी है, बेसिकली अगर सीड को डालना है, जैसे हमारी फसल जब स्टार्ट होती है हम उसके ऊपर बीज डालते हैं मिट्टी पे, तो उसी के साथ हम बीज भी डाल सकते हैं, उसी के साथ हम खाद भी डाल सकते हैं। अच्छा। तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक ड्रोन के साथ बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो है। हमारा अपना भी ड्रोन है, वो इसके कैपेबल है। अगर उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगा लें, एक्स्ट्रा चीजें लगा लें, तो वो ये सारे काम कर सकते हैं। देखें, क्योंकि ये एक तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये जो बीज का जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है जी थ्रू आउट द वर्ल्ड, और साथ में जो है तो कहते हैं कि ये जो मोबाइल टावर्स जो जगह जगह लगे हुए हैं, उनकी वो सिग्नल्स की वजह से भी इनको नुकसान पहुंचता है। तो यानी कि अब आगे के जो हर्डल्स हैं क्लाइमेट चेंज का, जो यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर के लिहाज से देखें तो पॉलिनेशन का एक मेजर प्रॉब्लम है जो आने वाला है, बल्कि आ भी चुका है, लेकिन अब इतना वाइड स्प्रेड हम इतना ज़्यादा उसको नहीं कह सकते, इसलिए थोड़ी बहुत यानी कि ये मिकदार अभी मौजूद है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये ख़त्म हो जाती है तो फिर ये ड्रोन्स इनको कंपनसेट कर लेंगे। एग्जैक्टली काफ़ी दुनिया के कुछ ममालिक हैं जहाँ पे ड्रोन्स ऑलरेडी यूज़ किए जा रहे हैं पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि बीज जो हमारी मक्खियाँ होती हैं बेसिकली, उनको काफ़ी इशू और वो आराम आराम से ख़त्म होती जा रही हैं, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी इफेक्ट हो रही हैं, जिस तरह आप कह रही हैं। ठीक है। तो बेसिकली पॉलिनेशन करने के लिए हमें जो बीज काम करती हैं बेसिकली वो जो हमारा प्लांट होता है उसमें से पोलन को लेके उसके जो दूसरा पार्ट होता है उस तक लेके जाती हैं। ठीक है। तो यही काम हम ड्रोन्स के साथ भी कर सकते हैं। जब ड्रोन्स उड़ते हैं तो उनकी वजह से काफी हवा क्रिएट होती है, जो डाउन थ्रस्ट की वजह से होती है। तो अगर हम ड्रोन को प्लांट के ऊपर उड़ाते हैं तो उसका पोलन बहुत ज्यादा मूव होते हैं, और पोलन जो है वो अपनी जिस लोकेशन पे उन्हें जाना होता है वो चले जाते हैं। तो इससे ये होता है कि ओवरऑल फ्रूट की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अगर हम जो हमारे ये जो स्पेशली आम का दरख्त है, तो अगर हम इसके ऊपर ड्रोन को यूज करें जस्ट फॉर पॉलिनेशन, तो उससे ओवरऑल उसकी फ्रूट की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। और इसको हम इस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ये कंपनसेट कर सकता है, कंपनसेट कर सकता है इन केस कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से बीज खत्म हो गई या बीज की जो है पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, तो हम ये काम ड्रोन्स के थ्रू भी करवा सकते हैं। क्योंकि नेट के ऊपर हम लोग वीडियोस देख चुके हैं ना कि अगर बीज ना हुए तो फिर इस प्लैनेट का क्या हाल होगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो यानी कि ये पहले से ही आप कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ गई है। एग्जैक्टली। इसी तरह छोटे छोटे कुछ ड्रोन्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो बिल्कुल बी के साइज के हैं। हाँ। तो वो भी एग्जैक्टली वो काम कर सकते हैं जो ड्रोन्स करेंगे। अभी उसके ऊपर रिसर्च जारी है और काफी हैवी एंड के ऊपर हैवी एंड पे उस पे फंडिंग्स दी जा रही हैं ताकि वो छोटे ड्रोन्स बनाए जा सकें जो ये काम कर सकें। ये बीज का और ये सारी छोटी छोटी मक्खियों का पोलन लेके जा सकें, कोई उस पे कैमराज लगे हों ताकि डिफरेंट एरियाज में वो सर्वे वगैरह कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं आप लोग। एनआईसी पेशावर जो है वो ना सिर्फ स्टार्टअप्स के साथ डायरेक्टली अपने स्टार्टअप्स के साथ काम करती है। हमारा अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोजेक्ट है द नेट जीरो चैलेंज के नाम से। एशिया फाउंडेशन ने उसको फंड किया है, जिसमें हमने ये किया है कि 5 यूनिवर्सिटीज केपी के 5 यूनिवर्सिटीज के साथ जो है हमने एमओयू साइन किया है। अच्छा। और अभी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है उसके टेक कैंप्स भी स्टार्ट होंगे। उसमें हमने क्या किया बेसिकली द नेट जीरो चैलेंज का आपको जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीली की बात कर रहे हैं, कितने जो है वो उसके नुकसानात हैं, क्या जो है हमें आगे जो है खतरात चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो उसी के लिए क्लाइमेट जो चेंज है उसको टैकल करने के लिए सॉल्यूशंस जो है अब स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं। 5 यूनिवर्सिटीज के साथ जो है हमने एमओयू साइन किया हुआ है। तो अब उनमें जो है हमने हर एक यूनिवर्सिटी से जो है 5-5 आइडियाज जो है हमारे पास आ गए हैं। अच्छा। तो अब उन यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो अब एनआईसी पेशावर आएंगे, उनके टेक कैंप्स होंगे। सो ना सिर्फ जो है हम मजीद और सेक्टर्स में काम करें, तो हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो है वो एनआईसी पेशावर का एक अपना जो है एक अहम किरदार अदा कर रही है। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को टेकअप किया हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। और साथ से मैं अभी पूछूंगी कि ये जो ड्रोन्स बन रहे हैं तो इनके प्राइसेस क्या हैं, ये अफोर्डेबल भी हैं कि नहीं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। कि ये अफोर्डेबल हैं या नहीं है। हाँ। तो ड्रोन्स जो भी हम सेल कर रहे हैं बेसिकली, जो हमारे पास ड्रोन्स हैं, 15 लीटर वाला हमारे पास ड्रोन है जो कि 15 लीटर लिक्विड कैरी करके 15 या 16 कनाल एरिया पे स्प्रे कर सकते हैं और एक दिन में 50 एकड़ तक जमीन भी कवर कर सकते हैं, जो कि एक हफ्ता लग जाता है एक बंदे को कवर करते हुए। अच्छा। इस ड्रोन की कीमत 15 लाख है। 15 लाख? जी हाँ। ठीक है। तो यही अगर ये वाला ड्रोन बनाया अगर चाइना से मंगवाया जाए तो ये तकरीबन, या किसी और मुल्क से मंगवाया जाए तो ये 30 लाख का आता है। तो
तो पाकिस्तान में इसको लोकल असेंबली करके और इसके ऊपर कुछ वर्किंग करके हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम से कम कीमत में हम अपने फार्मर्स भाइयों तक पहुंचा सकें। वो कीमत जो है वो रिड्यूस हो गई है, कम हो जाती है, एग्जैक्टली। जब बनी बनाई चीज बाहर से आती है उसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। जब चीज सिर्फ एज पार्ट्स में आती है, उसके पार्ट्स मंगवाए जाते हैं और उसको लोकली असेंबल किया जाता है, तो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर इंसेंटिव देती है कि उसके ऊपर टैक्स इतने ज्यादा नहीं लगते, तो इस वजह से कीमत कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 15 लाख भी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है और हमारे फार्मर्स इतने ज़्यादा इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने एक और सोल्यूशन निकाला है कि हम अपने ड्रोन के साथ फार्मर्स को, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको जाके हम उन्हीं की ज़मीन के ऊपर रेंट के ऊपर ही स्प्रे करके दे देते हैं। अच्छा। तो तकरीबन ये 150 रुपये पर कनाल के हिसाब से बनता है, जो कि 1200 रुपये फी एकड़ के हिसाब से है। ठीक है। तो हम अपना ड्रोन लेके जाते हैं, हमारे पायलट्स जाते हैं गाड़ी में, बाकी सारी चीज़ें लेके जाते हैं, जनरेटर्स भी हम लेके जाते हैं। अच्छा। हम जाते हैं, जो फार्मर ने जो उसकी ज़मीन होती है उधर ज़मीन पे जाते हैं, फार्मर और हमारा जो किसान है वो हमें दवाई जो उसका डोजेज होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। हम उसका पूरा सोल्यूशन बना के अपने ड्रोन में डालते हैं और स्प्रे करके देते हैं, और जितना भी उसका एरिया होता है वो कवर करके फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा। इससे फार्मर को फायदा ये होता है क्योंकि फिर उसको ड्रोन खरीदना भी नहीं पड़ता। हाँ। उसको, और दूसरा ये कि ड्रोन एक कम्प्लेक्स चीज़ है। हाँ। उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको उसे चलाना भी नहीं पड़ता, और उसको जैसी उसकी जरूरत होती है वो हमें कॉल करता है, हम उसको जाके स्प्रे करके देते हैं और वापस आ जाते हैं। तो फार्मर के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है। और इस तरह जो है ओवरऑल फार्मर्स जो हमारे तकरीबन हमने पिछले 2-3 महीने के अंदर 1000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर स्प्रे की है, स्वाबी के अंदर, मर्दान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। तो डिफरेंट फार्मर्स हमें कॉल करते हैं कि हमारी ये ज़मीन है, आके आप हमें स्प्रे करके दे दें। ठीक है। तो इस तरह कीमत कम हो जाती है और उनको इतना ज़्यादा उन पे बर्डन नहीं पड़ता। और यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि फॉर सेल भी है और रेंटल पर्पसेस के लिए भी है। हाँ, उसके लिए भी है। अच्छा, फॉर सेल जो है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स शामिल है? ड्रोन है, फिर साथ में बैटरी है? जी, ड्रोन है, बैटरी है, चार्जर होता है, इसका रिमोट होता है, जो इसकी फिजिकल हार्डवेयर होता है। एडिशनली जो हम एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं वो ये होता है कि हम जो बंदा इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो इसको हमसे खरीद रहे हैं, हम उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। हाँ। क्योंकि मैं खुद भी एज इसका ड्रोन पायलट हूँ और ट्रेनर भी हूँ, तो हम खुद उसको जाके ट्रेनिंग देते हैं कि इस ड्रोन को कैसे उड़ाना है, इसको कैसे संभालना है, इसकी बैटरीज को कैसे मैनेज करना है, और इसको पूरे के पूरे इसके ऑपरेशन को सेफली कैसे करना है। अच्छा। और इसमें कितना केमिकल कब डालना है, कैसे डालना है। तो क्योंकि एक कम्प्लेक्स चीज़ है, तो हम पूरे का पूरा 1 हफ्ते की उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें वो पूरे का पूरे सीख जाते हैं। और जब वो सीख जाते हैं फिर वो जाके खुद जो है अपनी फसलों पे स्प्रे भी कर सकते हैं और अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग इसको एज अ कारोबार ले रहे हैं और ड्रोन हमसे ले लेते हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे देते हैं और वो जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको जाकर सर्विसेज देते रहते हैं। तो एज अ स्मॉल बिजनेस की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत ज्यादा लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा भी मिशन यही है कि हम पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करें। तो हम ज्यादा से ज्यादा जॉब्स इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं कि हम लोगों को एक स्मॉल बिजनेस उनको हैंड ओवर कर दें, ड्रोन उनको दे दें, उनको ट्रेनिंग दे दें और वो खुद उसको चलाते रहेंगे। तो चलाते रहेंगे, उनकी अपनी जॉब भी लगी रहेगी और इसी तरह वो अगर किसी को ट्रेन करते हैं तो इस तरह पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, साथ देखें नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड सो फार बाय एनआईसी, इसके बारे में बता दें। रेवेन्यू जनरेशन अभी तक कितनी हो चुकी है? ठीक है जी, अगर जॉब्स की बात करें, जैसे साथ ने कहा कि साथ का भी ये एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करें। हाँ, तो अब तक हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने और मोर देन 12,000 जो है वो जॉब्स जो है हमारे स्टार्टअप्स ने क्रिएट किए हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट क्लोजली 500 मिलियन जो है हमारे स्टार्टअप्स ने रेवेन्यू जनरेट किया है। अच्छा। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 700 मिलियन प्लस जो है वो हमारे स्टार्टअप्स ने जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रेस किया। ठीक है। और आप लोगों के आउटरीच प्रोग्राम्स भी हैं? बिल्कुल, हमारे जो है हमने केपी में, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो है वो जो हमसे जो है वो रह गई होगी। हम जो है वो इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी स्वात कैंपस भी गए हैं, इवन हम चतराल तक जो है हम गए और आउटरीच सेशन जो है हमने किए हुए हैं। अच्छा। हमारे जो है एनआईसी पेशावर में जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो जो है वो आते हैं। अभी आज ही जो है वो हम 2 आउटरीच जो है हमने किए। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन हमारी ओपन है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को पता चले कि इस तरह के इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टार्टअप्स को जो है वो ग्रो करने के जो है वो मौके वहाँ है। सही सही, यानी कि आप ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा फैला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और इससे फायदा उठाएं। अब नहीं कर रहे, ये पिछले हम 5 सालों से कर रहे हैं। 5 सालों से एनआईसी पेशावर जो है हर एक यूनिवर्सिटी तक जो है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है केपी में जिसके साथ हमारा एमओयू साइन ना हो। हमने हर किसी के साथ एमओयू भी साइन किए हुए हैं, हमारे अवेयरनेस सेशन हुए हैं। अगर ओवरऑल एनआईसी में 1000 प्लस जो है वो इंगेजमेंट सेशंस हुए हैं। एफआई सेशंस के अलावा जनरल जो है वो सेशंस भी होते हैं। ठीक है।
अच्छा, फीमेल्स का अगर मैं अभी आपसे पूछूं ना कि फीमेल स्टार्टअप्स जो हैं उनका यानी कि कितना हिस्सा है इस इकोनॉमी में और परसेंटेज क्या है? NIC पेशावर का जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम है ये फीमेल इंक्लूसिव है। 28% जो है वो फीमेल लेड स्टार्टअप्स हैं, जिनके जो है स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं, मेंबर्स नहीं, जो फाउंडर्स हैं, जो लीड करती हैं उन स्टार्टअप्स को, 28% जो है वो स्टार्टअप्स हैं। हमारे काफ़ी जो है वो अच्छे स्टार्टअप्स हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक फीमेल लेड स्टार्टअप है bizbee.store। उन्होंने रिसेंटली 2.5 मिलियन $US जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेस की है सीड एशिया से। सो ये है कि आपने सुना सेकंड हैंड जो क्लोथ्स होते हैं, जिस तरह आपने देखे होंगे खजाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेकंड हैंड जूते ऑनलाइन वो जो है वो सेल करते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट पे जो है वो बिजबी भी काम कर रही हो और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज डूइंग अ टेरिफिक जॉब। उसके अलावा जो है वो खवातीन रोजगार सर्विसेज जो है वो एक हमारी स्टार्टअप है मिसबा, वो देख रही है जो फीमेल्स को जो है वो कनेक्ट करना है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को जो है वो कनेक्ट कर रही है। चिंगारी दुरे शहवार जो है वो फैशन डिजाइनिंग में जो है वो काम कर रही है। जो है डिफरेंट जो है हमारे जो है वो फीमेल लेड स्टार्टअप जो है वो अपना जो है वो भरपूर जो है वो किरदार अदा कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा साद, प्राइस ऑफ ड्रोन्स की तो बात हो चुकी है, यूज ऑफ AI सेंसर्स इन ड्रोन्स जो है उससे यानी कि क्या क्या हो सकता है? ठीक है, क्योंकि देखें एक चीज़ होती है कि एग्रीकल्चर की या ज़राअत की जो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। यस। तो इसमें अक्सर समझ नहीं आती कि कहाँ पे बीमारी है और कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे पानी कम लगा हुआ है, कहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ है, और कहाँ पे हमारी प्लांट की ग्रोथ जो है, जो हमारे पौधे हैं वो सही तरह वो उन्होंने नशोनुमा पाई है या नहीं पाई। ठीक है। तो उसका एक सोल्यूशन जो है, अभी तक तो इस तरह होता है कि एक बंदा जो किसान है वो खुद ही घूमता रहता है और देखता है कहाँ पे बीमारी है कहाँ पे नहीं है। सही है। उसका एक सोल्यूशन ये है कि इंस्टेड इंसान ये काम करे, ड्रोन्स के ऊपर हम AI वाले कैमरास लगा सकते हैं, तो वो ड्रोन्स जाएंगे पूरी फसल को देखेंगे, जहाँ पे बीमारी होगी, जहाँ पे कोई कीड़ा लगा हुआ है, जहाँ पे पानी कम है, जहाँ पे खाद की कमी है, तो वो फिर ड्रोन्स हमें बता देंगे कि इस एरिया में ये बीमारी है। फिर हम क्या करेंगे कि वही जो हमारे ड्रोन्स टारगेट है वो टारगेट करेंगे, और हम बड़े जो हमारे स्प्रेइंग वाले ड्रोन्स हैं, ये जो हमारे खादों वाले ड्रोन्स हैं, फिर हम उनको वो डेटा फीड करेंगे। अच्छा। तो वो क्या होगा कि हमारा बड़ा वाला ड्रोन उड़ेगा, तो और वो सारे एरिया को स्प्रे करने के बजाय सिर्फ उस एरिया में जाके स्प्रे करेगा जिसमें बीमारी वाकई मौजूद है। इसके ऊपर अभी काम जारी है, दुनिया में काफी सारी कंपनी इस पे काम कर रही है। हम भी इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर, कि सारे एरिया को न स्प्रे किया जाए, जो बीमारी वाले एरिया सिर्फ उसको स्प्रे किया जाए। तो ये AI के थ्रू ही मुमकिन होगा कि AI हमें बताएगी कि इस एरिया में मसला है और इस एरिया में मसला नहीं है। ठीक 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 ठीक। और साथ में वीट कंट्रोल भी हो सकता है। जी जी। वीट कंट्रोल के ऊपर भी वो जितने ज्यादा वो उनके ऊपर दवाइयां डाली जाती हैं, उसी की वजह से वो सॉइल हेल्थ खराब हो जाती है। एग्जैक्टली उसकी वजह से। तो वीट कंट्रोल पे भी हमने काम किया, वीडीसाइड्स हमने स्प्रे करके भी दिए अपने ड्रोन्स के साथ। तो जैसे ही फसल का पौधा बाहर निकलने लगता है, उसी के साथ घास भी निकल आती है जिसको हम वीट कहते हैं, तो उसी के साथ हम ड्रोन के साथ स्प्रे करते हैं। तो वो जो स्प्रे होती है या दवाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो घास होती है उसके ऊपर इफेक्ट करती है, और बाकी जो हमारा प्लांट होता है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। तो इस तरह वीट कंट्रोल पे भी ड्रोन्स काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। साथ NIC ने अभी तक कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को कवर किया हुआ है? अगर आप बात कर रहे हैं साथ बैठे हुए अभी, तो एग्रीटेक में जो है वो उधर भी हमारे स्टार्टअप काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ठीक है, अभी हमारा एक स्टार्टअप है टेलीपोर्ट, जिसने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। आप बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर, अच्छा, लेकिन बाय पैशन ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिक जो है वो बाइक बनाई है। ठीक है, काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट जो है उनको मिली हुई है। उसके अलावा हमारे स्टार्टअप हैं नैनो IT सॉल्यूशंस, AR VR में वो काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बिजबी की बात की, चिंगारी की बात की, फैशन जो है फैशन उसमें भी है, फैशन इंडस्ट्री में भी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी है। बिल्ड इनेबर हमारा स्टार्टअप है, तो वो है कि वो उसके अलावा जो है हमारे टू फ्रंट्स किचन है। तो डिफरेंट जितने भी आपके इंडस्ट्रीज हैं, तो ऑलमोस्ट जो है NIC पेशावर तमाम जो है इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स हमारे पास जो है वो है। गेमिंग के जो आजकल आपको पता है कि नौजवान किस तरह जो है वो गेमिंग की तरफ वो जा रहे हैं, तो हमारा स्टार्टअप है गेम्यूटिविटी। तो जो है वो गेमिंग और एनिमेशन इसकी तरफ जो है इस इंडस्ट्री से भी जो है हमारे पास जो है वो स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड। और डिलीवरी सर्विसेज भी दरेवड़ो आप सब ने सुना होगा, नाजरीन ने भी सुना होगा। दरेवड़ो जो है वो NIC पेशावर का जो है वो स्टार्टअप है, जो इनिशियली हमारा जो इनिशियली कोहर्ट से जो है उनमें
इंक्यूबेटेड थे और उन्हीं को देखते हुए फिर और बहुत सारे खुल गए हैं। हाँ। तो इसके अलावा बेरा ने आपने सुना होगा, बेरा का पिशावरी चप्पल बनाते हैं। अच्छा। ब्रेथ हमारा एक स्टार्टअप है, पर मंथ जो है उसकी रेवेन्यू 2.5 मिलियन 3 मिलियन जो है वो उसकी जो है रेवेन्यू है। सो ये कि ऑलमोस्ट ई कॉमर्स, टेक, एग्री टेक, तो हर इंडस्ट्री से जो है स्टार्टअप्स हमारे जो है NIC पेशावर के इंक्यूबेशन प्रोग्राम में इंक्यूबेटेड है। ठीक है, ठीक है। साद, ये जो क्लाइंट फीडबैक है इसके बारे में ज़रा बता दें, क्योंकि ज़ाहिर है आपने रेंटल पे भी ड्रोन्स दिए हुए हैं, फिर सेल आउट भी हो चुके हैं जी। तो फार्मर्स क्या कहते हैं, क्लाइंट्स क्या कहते हैं, वो खुश हैं? जी हाँ, मैं अगर आपको थोड़ा सा फार्मर्स के बारे में बताता चलूँ तो अक्सर ये होता है कि हम जब जाके फार्मर की ज़मीन के ऊपर स्प्रे कर रहे होते हैं, हाँ, तो जो लोग पहले हाथों से स्प्रे किया करते थे तो वो हमारे पास ही खड़े होते हैं और जब हम काम मुकम्मल करके जाने लगते हैं तो वो हमें जोलियां उठा के दुआएं देते हैं। अच्छा। आपने इतने खतरनाक और इतने गंदे काम से हमारी जान छुड़ा दी है जिसको करते हुए हमारी सेहत सारी खराब हो चुकी है और जिसको करना हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। अच्छा। क्योंकि स्प्रेइंग बहुत खतरनाक काम है, बेसिकली ये जहर होती है बेसिकली जिसको स्प्रे कर रहे होते हैं। सही। तो उसकी वजह से उनके बहुत फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनके लंग्स खराब होते हैं, उनकी स्किन खराब होती है, उनकी सेहत काफ़ी खराब हो जाती है। तो जो ये लोग होते हैं ये तो बहुत खुश हैं। इसके अलावा जो फार्मर है, जो किसान है जिसकी ज़मीन पे हम स्प्रे करते हैं, वो भी काफ़ी खुश होता है। उसकी खुशी की वजह ये होती है कि वो कहते हैं कि जो काम पहले मुझे 4 दिन 5 दिन इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करना पड़ता था, इतने ज़्यादा लेबर बुलाना पड़ता था अपने काम के लिए, वो आप एक दिन में करके चले जाते हैं। अच्छा। और पैसे भी हम ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, जितना ऑलमोस्ट लेबर ले रहे होते हैं उतने ही हम भी पैसे चार्ज करते हैं। अच्छा। और एक और चीज़ जिस पे फार्मर बहुत ज़्यादा खुश होता है वो ये है कि क्योंकि हमारा ड्रोन कोई 1 इंच जगह भी खाली नहीं छोड़ता, तो वैसे जो फार्मर होता है उसका सबसे बड़ा कंसर्न और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि लोग अक्सर स्प्रे करने के लिए आते हैं और स्प्रे करके कुछ एरिया में स्प्रे करते हैं, बाकी एरिया को वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। जिस स्प्रे को इस तरह नाली में फेंक दिया, साइड पे फेंक दिया, तो वो ऑनेस्टी का थोड़ा सा इशू है। तो जैसे ही फार्मर थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो वो इधर उधर उसको करके चले जाते हैं। अच्छा। तो फार्मर्स की आखिर में जो पैदावार है वो काफ़ी कम होती है। ड्रोन्स में ये होता है कि वो सारा कुछ ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर के साथ वो कंट्रोल होते हैं, तो वो पूरे के पूरे एरिया पे स्प्रे करते हैं। तो फार्मर बहुत खुश होता है कि भाई अभी मेरी सारी की सारी फसल जो है वो स्प्रे हो चुकी है। यानी कि उसको बस तसल्ली हो जाती है, उसको 100% तसल्ली हो जाती है, पूरे फार्म को और सारे प्लांट्स को वो केमिकल मिल चुका है कि जो उसकी जरूरत थी, उसकी जरूरत थी। अच्छा, सही सही सही। तो ये डिमांड जो है ना, ये आपके ड्रोन्स का, ये किन किन एरियाज से आ रहा है बहुत ज्यादा? पेशावर के आसपास जो एरियाज है, पेशावर के आसपास ये हमें स्वाबी से बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा। स्वाबी में, क्योंकि हम ज़्यादा मार्केटिंग हमारी स्वाबी में है और स्वाबी मेन हब है, स्वाबी में आ रहा है, फिर मर्दान में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह चरसद्दा से भी हमें कुछ पूछते रहते हैं हमारे किसान भाई। तो ये जो मेन केपी के जो हमारे फिर उसके बाद खानपुर है, जिस तरह खानपुर में बाग बहुत है, माल्टों के बाग हैं, तो अभी हम बाहों के ऊपर भी ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, उनके ऊपर स्प्रे करने के ऊपर। अभी हम उसकी खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिकली उसके ट्रेल्स कर रहे हैं कि किस तरह बाहों को एफिशिएंटली और प्रॉपर तरीके से स्प्रे किया जाए। ठीक है। तो कुछ हमें लोग बाहों को स्प्रे करने, क्योंकि बाहों में भी ये मसला होता है कि बाहों में जो दरख्त होते हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको हाथ से स्प्रे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सही। और वो काफ़ी खतरनाक भी होता है और प्रॉपर स्प्रे भी नहीं होता है। इस वजह से जो किसान है या बाहों के जो मालिक हैं उनका काफ़ी जो फ्रूट होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम ड्रोन्स के साथ ट्राई कर रहे हैं कि ड्रोन्स के साथ हम जो है बाहों पे भी स्प्रे करें, ताकि उनका जो फ्रूट है वो सेव हो जाए और उनकी ओवरऑल जो आमदनी है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, एक और शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। साथ से अभी मैं पूछूंगी, बहुत कम टाइम रह गया है। देखें, ये जो अभी जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि 11th कोहॉर्ट जो है उसके लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं, लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा ज़रा बता दें। जिस तरह थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कि हर कोहर्ट जो है 6 मंथ्स में हम कोहर्ट इंक्यूबेट करते हैं। 10th कोहर्ट जो है हमारे पास जो है इंक्यूबेट हुआ है, तो अभी 11th कोहर्ट की जो एप्लीकेशंस है वो ओपन हो चुकी हैं। 31 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है। हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, NIC पेशावर, आप फेसबुक पे जा सकते हैं, आप इंस्टा पे जा सकते हैं, इवन आप हमारी जो वेबसाइट है nicpeshawar.pk वहाँ विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपने सिंपली जो है अपना बिजनेस आइडिया जो है उसके बारे में आपने बताना है, आपका स्टार्टअप का क्या नाम है, आपका फाउंडर कौन है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट पहले जनरेट की है कि नहीं की, आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, क्या डिफरेंट है, आप भी बिजनेस कर रहे
दूसरा बंदा ये बिजनेस कर रहा है, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क है। तो ये कि सिंपल एक छोटा सा जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर फिर भी किसी को इशू होता है तो वो हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जो है वो हमारे ऑफिस के भी जो है वो एड्रेस वगैरह सारा उधर मेंशन है, तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर जो है वो विजिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनकी हर किस्म की जो है वो रहनुमाई उधर हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक 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 ठीक। अच्छा साद, ये जो कस्टमाइज्ड ड्रोन्स हैं उसके बारे में बता दें, आप लोग प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, हम कस्टमाइज्ड ड्रोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। हाँ। तकरीबन 6 महीने पहले हमें केपी गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आई थी कि उस टाइम आग लगी हुई थी काफ़ी ये पहाड़ों के ऊपर गर्मियों के सीजन में। ठीक है। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसे ड्रोन्स बनाएं जिससे हम आग के ऊपर काबू पा सकें। ठीक है। तो हमने उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर अर्जेंट बेसिस के ऊपर 2-3 दिन के अंदर हमने ड्रोन तैयार किए हैं, जिसको फिर हमने जाके आग के ऊपर टेस्ट भी किया कि वो कितना फीजिबल है और कितना फीजिबल नहीं है, और हमने इसका रियल टाइम टेस्टिंग भी की है। तो इस तरह के हम कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी देते हैं। किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो मार्केट में ड्रोन एग्जिस्ट नहीं करते, जिस तरह आग बुझाने वाले ड्रोन मार्केट में इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम ये बना के भी देते हैं। इसके अलावा कैमरा बेस्ड ड्रोन्स, स्पेशल कैमराज होते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल और थर्मल कैमराज, अगर किसी को इस तरह के ड्रोन्स चाहिए हों हम वो भी बना के देते हैं, जो कि मार्केट में नॉर्मली चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो हम उसकी बेस के ऊपर भी हम बना के देते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, ये जो आपने अभी वो जो फायर फाइटिंग के लिए जो ड्रोन्स की बात की है ना, उसमें वो जो वीडियो मैं देख रही थी आपके वो वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें वो बॉल्स होते हैं जिसके अंदर केमिकल भरा हुआ होता है, तो ये उसमें आप लोगों ने बताया था कि ये होम यूज के लिए भी है? जी, ये जो बॉल्स होती हैं नॉर्मली ये बनाई इसलिए जाती हैं कि अगर किसी कमरे के अंदर आग लग जाए या किसी जगह पे आग लग जाए तो उस आग को एकदम से काबू पाने के लिए ये बॉल्स इस्तेमाल की जाती हैं। ये आग के अंदर फेंक दी जाती हैं और ये जब फटती हैं तो उससे केमिकल निकलता है जिससे आग काबू पाई जा सकती है। अच्छा। तो हमने इस तरह किया कि हमने उन्हीं बॉल्स को यूज करना चाहा है। हमने उन बॉल्स को अपने ड्रोन्स में डाला है और उस ड्रोन को फिर उड़ा के लेके गए हैं आग के ऊपर, जो पहाड़ों के ऊपर लगी हुई है और डिफरेंट एरियाज में लगी हुई है, अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर लग जाए फिर हम उस बॉल के ऊपर ड्रोन के साथ ऊपर से हम गिराते हैं उस बॉल को और फिर वो आग के अंदर चली जाती है। आग के अंदर जब वो फटती है तो फिर वो आग को बुझा देती है। ठीक है। तो इस तरह उस बॉल का भी एक नई एप्लीकेशन निकल आई है कि वो नॉर्मली ये होता है कि किसी जगह पे अगर आग लगी हुई तो इंसान को खुद जाके उसको बॉल को अंदर फेंकना होगा, या पानी या मिट्टी या रेत फेंकनी होती है, और वो काफी खतरनाक होता है। अगर आग ज्यादा लगी हुई हो तो जो बंदा उसको बुझाने जा रहा है उसको भी उससे खतरा हो सकता है। ठीक है। तो अगर ड्रोन्स को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो ड्रोन्स तो एक मशीन है, उसको अगर नुकसान हो भी जाता है तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि इंसान का जानी नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक। तो इस तरह हम ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। तो इसी तरह ये इस्तेमाल भी किए जाते हैं। सही सही सही। अच्छा अदनान, वैसे तो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि कौन से स्टार्टअप्स आप लोगों के जरिए जो हुए हैं तो वो कौन से बहुत अच्छे हैं, तो आप तो कहेंगे कि सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप तो मुझे पता है कि उसके बीच में ना कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो आगे फिर दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल भी बन जाता है, एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है। कौन सी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरीज हैं? सक्सेसफुल में यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस स्टार्टअप की रेवेन्यू जो है वो अच्छा है, तो हमारे जो है वो स्टार्टअप्स के माशाल्लाह हर एक जो स्टार्टअप है उनकी काफ़ी, आप साथ यहाँ बैठा हुआ है इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह रेवेन्यू काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा ब्रेथ की मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात की कि 2.5 to 3 मिलियन जो है वो उनकी जो है वो क्या कहते हैं पर मंथ की जो है वो रेवेन्यू है। उसके अलावा बिजबी की, वो लोग क्या चीज़ सेल करते हैं? वो बेसिकली ऑनलाइन उनका जो है ई कॉमर्स का जो है उनकी वो है स्टोर है। आप चतराल जाते हैं, वहाँ चतराल के जो आर्टिजन्स हैं उनके थ्रू चतराली पकोल बनाते हैं, पिशावरी जो चप्पलियां हैं वो बनाते हैं। अच्छा। खूबसूरती वो ये है कि जो आर्टिजन्स हैं मतलब फॉर एग्जांपल चतराल में चतराली पकोल, चित्राली चुगा, सलाजीद वगैरह ये सारे वहां जाते हैं। वहां के जो आर्टिजन्स हैं उनको जो है उसमें इन्वॉल्व करते हैं, फिर वो वहां से वो चीज पिशावर आती है, वो उनकी मार्केटिंग वगैरह करते हैं और फिर जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर बिजबी की मैंने आपको बात की, सैरिश की बात की कि मतलब $2.5 मिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेस की। उनकी जो है ऑलमोस्ट उनका जो इस्लामाबाद में उन्होंने अपना वेयर हाउस भी बनाया है, तो ऑलमोस्ट 1000 उनके जो है वो एम्प्लॉई हैं। तो किस किस्म के जो है वो जॉब्स आप खुद अंदाजा लगा लें, उनकी रेवेन्यू काफी अच्छी है। अगर अच्छा देखें ये जो आप सहरिश की बात करें ना, ये बिजबी वाला, ये आप यानी कि क्लाइमेट चेंज कंट्रोल के साथ भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हाँ सस्टेनेबल फैशन इसलिए कि फास्ट फैशन की वजह से
बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज हो रहा है, और इन लोगों का ये जो स्टार्टअप है ये तो उसको भी एड्रेस कर रहा है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, लेकिन ये भी एड्रेस हो रहा है, पोल्यूशन भी कॉज हो रहा है, प्लस पानी, आपको पता है फॉर एग्जांपल एक जीन्स बनाने में कितना या पानी का जो है वो नुकसान होता है। सो जो बेसिकली ये सस्टेनेबल जो फैशन है, हाँ, आजकल जो है काफी इसकी डिमांड है, तो ये है कि क्लाइमेट चेंज में जो है वो उसमें भी जो है अपना किरदार अदा कर रही है। अभी साथ बैठा हुआ काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंज को ये भी कंट्रोल कर रहा है, इसके साथ साथ हमारे कोर स्टार्टअप है माका। माका उन्होंने बेसिकली एक ऐसी डिवाइस बनाई है, वो भी इंजीनियर है, उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, आपको पता है कि हम जो है वो पानी का जो है वो ज़िया करते हैं, फॉर एग्जांपल हम पौधों को पानी दे रहे हैं, तो हम जो है उधर नलका खोल के, ठीक है, पाइप लगा के पानी खुला छोड़ देते हैं, तो उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है कि ऑटोमेटिकली जब वो ऐसे उन्होंने सेंसर लगाए हुए, पानी जो है वो टैप खुद ब खुद जो है वो बंद होता है। तो हमारे जो है वो स्टार्टअप्स की भी ये कोशिश होती है कि हम मतलब किसी तरीके से जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है वो हम जाएं, तो ये जो है हमारे स्टार्टअप्स का जो है वो एक एम होता है। ठीक 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 ठीक। अच्छा साद, देखें पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ड्रोन पॉलिसी जो है वो मेरे ख्याल में 2020 में लॉन्च हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, अभी वो लॉन्च हो चुकी है कि नहीं? दूसरी बात ये है कि फ्यूचर ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप बात कर लें। ठीक है। ड्रोन पॉलिसी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली और कुछ हमारी बदकिस्मती है उसके लॉन्च नहीं हो सकी। 2020 में 2019-20 में इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया था कि आम लोग ड्रोन्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो अभी तक लॉन्च नहीं हो सकी प्रॉपर तौर पे। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से के तवस्सुत से जो है वो रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि वो जल्दी से इस पॉलिसी के ऊपर काम भी करें और इसको जल्द से जल्द लॉन्च करें, ताकि हमारी तरह जो नए बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी ड्रोन्स के बिजनेसेस भी हैं वो भी मैच्योर हो सकें, वो बड़े स्केल के ऊपर काम कर सकें, क्योंकि पॉलिसी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है। ड्रोन्स के पार्ट्स जो है वो मंगवाना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसके ऊपर काफ़ी एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता है, ड्रोन्स के लाइसेंसेस नहीं मिल रहे क्योंकि पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जैसे ये पॉलिसी बन जाती है तो पाकिस्तान में ड्रोन्स का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की फिकदान की वजह से ये होता है कि नई जो कंपनीज होती हैं वो ड्रोन्स के ऊपर काम शुरू नहीं करती। तो पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री भी है और इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं जो इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पाकिस्तान में ड्रोन्स का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, सब्जेक्टेड टू द फैक्ट कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर फोकस करे और ड्रोन्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव, जो ड्रोन्स की कंपनीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं उनको स्पेशल इंसेंटिव दे, और स्पेशली जिस तरह हम काम कर रहे हैं तो अक्सर इशू ये होता है कि हमारा जो किसान है वो कहता है कि ड्रोन की जो स्प्रे सर्विस है वो थोड़ी सी महंगी है। हाँ, तो उसका आसान हल ये है कि गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी दे, कि आधे पैसे किसान पे करे, आधे पैसे गवर्नमेंट पे करे, तब जाके किसान भी इससे फायदा उठा सकेगा, तब जाके मुल्क को ओवरऑल फायदा भी होगा, तब जाके ये एक इंडस्ट्री बड़े स्केल के ऊपर जो है वो तरक्की करेगी और ड्रोन्स की नई नई कंपनीज भी आएंगी जैसे ये पॉलिसी लॉन्च हो जाती है। तो ठीक। अच्छा, टाइम बहुत शॉर्ट है, मेरे ख्याल में मैं आपसे मैसेज ले लेती हूँ, फिर आपसे ले लेती हूँ, बस फिर उसके बाद वाइंड अप। मेरा मैसेज तो यही है कि आपको जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, तो बजाय नौकरियों की तरफ जाएं, 20-25 हज़ार की जॉब्स करें। हुकूमत कितने जॉब्स क्रिएट करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 3 लाख। हमारे बेरोजगारी का जो है आप हाल देख लें, 6 मिलियन 7 मिलियन जो है वो ग्रेजुएटेड हमारे जो है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो बिजनेस की तरफ आएँ, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स और इस तरह के और इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ जाएं, अपने बिजनेस को जो है वो स्केल करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, और फिर जो है वो इंशाल्लाह जो है हमने मिल के जो है अपनी जो मुल्क है उसकी मईशत को अगर हमने स्ट्रॉन्ग करना है तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप और अपनी जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसको जो है हमने जो है वो मजबूत करना है। ठीक है, थैंक यू। आप देंगे? मेरा मैसेज जो स्पेशली यूथ के लिए वो ये है कि पाकिस्तान के जो मसले हैं वो बेसिकली हमारे ज़ाती मसले हैं। इनको हम इसी तरह हल करने की कोशिश करें जिस तरह हम अपने ज़ाती मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा मसला जो बाकी काफ़ी सारे मसलों की वजह बनते हैं वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, स्पेशली नौजवान लोगों में। तो इसको हल करने के लिए हमें खुद ही सामने आना होगा और हमें इस तरह डिफरेंट स्टार्टअप कंपनीज और बिजनेस लॉन्च करने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। मेरा अपनी ज़ाती जो एक टारगेट है अपनी ज़िंदगी में वो ये है कि मैं कम से कम जो है वो 10,000 जॉब्स पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बनाऊं। अभी तकरीबन मैं काफ़ी लोगों को ट्रेन कर भी चुका हूँ ड्रोन्स के ऊपर और काफ़ी लोग बाकी भी हैं, और 10,000 जॉब्स और इसके अलावा 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ जो 1 अरब रुपया बनता है, 1 अरब रुपए की मूवमेंट बेसिकली जो मेरा इनिशिएटिव